हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ अपने विद्यालय भी जा रहे होंगे। आशा करती हूं कि आपके टीचर्स द्वारा दिए गए गृह कार्य को भी आप पूरी तरह से कर रहे होंगे, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर लाभ भी ले रहे होंगे वीडियोस देखकर, है ना? आशा करती हूं ना, सही करती हूं ना? बहुत सही। तो बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा क्षितिज पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चौथा कैसे? पार्ट 10 से हमारा गद्य खंड स्टार्ट हुआ था, पार्ट 11 हमने पढ़ा, पार्ट 12 हमने पढ़ा और अब हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में पार्ट 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जी हां प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। As I told you in previous video कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया था? आपको पता है ना? हाँ, बहुत सही, फादर कामिल बुल्के। जी हाँ, जन्मे तो वे जापान में थे, रेम्स चैपल, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, लेकिन वे भारतीय संस्कृति से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे भारत में आकर बस गए। और भारत में आकर बसने के अलावा ऐसा ही नहीं कि बस आए और हम आम व्यक्तियों की तरह आकर रहने लगे और काम समाप्त। यहां पर आकर उन्होंने हमारी राजभाषा, जी हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए अथक अनेकों प्रयास किए। क्या क्या प्रयास किए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। क्या क्या प्रयास किए थे? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को रेगुलर किया, नियमित रूप से हिंदी में किया, पीएचडी की, साथ ही साथ वे हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। राम कथा उत्पत्ति और विकास, सोचिए कि वे इतने मतलब थे भारतीय संस्कृति से प्रभावित कि वे विदेशी मूल के होते हुए, धर्म कौन सा था उनका? क्रिश्चियन, ठीक है, फिर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, इस पर शोध किया, पीएचडी की। साथ ही साथ ब्लू बर्ड के नाटक को परिवर्तित किया, अनुवादित किया, किसमें? नीलपंछी के नाम में। साथ ही साथ उन्होंने शब्दकोश की रचना की। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी, हिंदी से हिंदी की डिक्शनरी बनाई उन्होंने, ठीक है। और क्या किया उन्होंने? और भी बहुत सारे कार्य किए। साथ ही साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में वे आजीवन, जब तक उनका जीवन काल रहा, उनका यही प्रयास रहा था कि हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी, जो कि इतनी प्यारी है, इतनी मधुर है कि बस सुनते जाइए, कर्णप्रिय लगती है, उसको राष्ट्रभाषा बनाने के वे प्रयासरत रहे। साथ ही साथ एक और अचंभित करने वाली बात हमने पढ़ी, सुना होगा ना आपने, कि उन्होंने ये भी कह के रखा था कि जब उनकी अंतिम सांसें होंगी, या मतलब जब वो अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे, तो वे कहकर गए थे कि मेरा जो अंतिम संस्कार है उसकी विधि भी हिंदी में की जाए। मसीही विधि के अनुसार सारा उनका दाह संस्कार और अंतिम संस्कार हुआ, परंतु उन्होंने उसका उच्चारण हिंदी में किया था। इतना अधिक लगाव, इतना अधिक प्रेम भारत से, हिंदुस्तान से और हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी से, ये तो कोई हिंदी से भी ही कर सकता है, ये तो कोई हिंदी प्रेमी ही कर सकता है। और इसकी अमिट छाप छोड़ी हमारे फादर कामिल बुल्के ने। आज हम उसी पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आशा करती हूं कि आप मेरा साथ देंगे, जैसे कि हमेशा देते आए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि लर्निंग टू वे होती है, तभी आनंद आता है। यदि सपोज वन वे लर्निंग होगी या वन वे टीचिंग होती तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या लगेगा। लेकिन आप लोगों का नियमित रूप से जो मिलता रहता है मुझे साथ, उससे मुझे भी ऊर्जा मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही बने रहिए। आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के साथ ही आप उत्तर का निर्माण करेंगे, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को हम जितने ध्यान से सुनते हैं उतने अच्छे से हमें समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो हम उत्तर का निर्माण अपने आप कर पाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? लेखक सर्वेश्वर दयाल जी ने फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति को देवदार की घनी छाया की तरह क्यों कहा? क्यों कहा किसी पेड़ की छाया की तरह, वो भी शीतलता प्रदान करने वाली? क्या था उनमें, क्या
ऐसे गुण थे जो आम व्यक्ति से उनको हटकर बताते हैं, जो एक यूनिक, एक अनोखी छाप छोड़ जाते हैं। लेखक के अनुसार चलते हैं हम। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार रहता है। फादर पुलके का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहदाकार, वृहदाकार मतलब समझते हैं, वृहद मीन्स बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। बेटा देखिए, कहता ना कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, मन में परोपकार जैसे गुणों को रखना चाहिए, मानव गुणों को, मानव है तो मानवता भी होनी चाहिए। तो ये जो मानवता जैसे गुण हैं, परोपकार, दया, करुणा या फिर किसी की सहायता करना। अब किसी की सहायता करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम आर्थिक रूप से या पैसे या धन दौलत से ही उसकी सहायता करें। मानसिक रूप से सहायता कर सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बुझे हुए जैसे कंधे पर हाथ रखकर हम उसको सहायता दे सकते हैं। तो क्या करते थे फादर कामिल बुल्के? ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। जो भी उनसे सलाह मांगता था या जो भी कभी दुखी होकर उनकी शरण में आ जाता था, तो समझिए उस व्यक्ति को प्रसन्न होकर ही वापस जाना है, इसका वे ख्याल रखते थे। ये नहीं कहते थे अरे ये और कहां से आ गया, मैं अच्छा खासा आराम कर रहा था या मैं अपने कार्यों में बिजी था या व्यस्त था, ये क्यों आ गया, या कुछ भी ना नुकुर करके उनको भेज देना। जो भी आया है 24 घंटे वे हमेशा तत्पर रहते थे दूसरों की सहायता के लिए। और इसलिए दुख के समय में सांत्वना, सांत्वना समझते हैं ना, किसी को ढांढस देना, किसी को दिलासा देना, ठीक है। और जब किसी को दिलासा दी जाती है किसी के दुखी समय में, या कि कोई व्यथित हो, किसी भी कारण कोई व्यक्ति दुखी होगा, है ना, तो यदि उसको सांत्वना मिलती है तो उसके मन को, उसके हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। और वैसे ही करते थे फादर कामिल बुल्के। एक वृक्ष जिस प्रकार से धूप में हमें छाया प्रदान करता है, वैसे ही फादर कामिल बुल्के के पास व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त होती थी। समझ में आया? यस, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अभिन्न, भिन्न और अभिन्न। भिन्न मीन्स अलग, अभिन्न मीन्स जिसको भिन्न ना किया जा सके। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के के साथ अभिन्न शब्द जोड़ा, वो भी भारतीय संस्कृति के साथ। इसके पीछे क्या कारण था? कैसे उनको भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग, जिसको कभी भिन्न ना किया जा सके, जिसको कभी अलग ना किया जा सके, ऐसा कहा गया है? क्यों बताइए। देखिए, पहले सुनिए। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, अभिन्न का अर्थ समझ आया ना बेटा, जो भिन्न ना हो, जो अलग ना हो, बिल्कुल एक, ठीक है। अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। लेखक ने एक बार उनसे साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में पूछा था ना कि आपको अपने देश की याद नहीं आती, तो उन्होंने कितनी सहजता से जवाब दिया था कि मेरा देश तो अब भारत है ना। तो यही है कि उन्होंने कहा कि वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। आत्मसात का मतलब समझते हैं बच्चों? आत्मसात मतलब आत्मा में उतार लेना, पवित्रता के साथ किसी बात को जब हम आत्मा से उतार लेते हैं, आत्मा में उतार लेते हैं, ये नहीं कि किसी के कहने पर या किसी के डर से या किसी की मतलब बात को मानकर, ऐसा नहीं। जब हम अपने आप, जैसे किसी की, मान लीजिए हम किसी का आदर करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति का हृदय से आदर करते हैं ना, तो उसकी कही गई बातों का हम अनुसरण करते हैं, ना केवल उसके सामने दिखावा करते हैं, बल्कि वो कहीं भी हो हमारे अंदर वो गुण आत्मसात हो जाते हैं, आत्मा में बस जाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या था कि वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल का भी हिंदी में रूपांतर किया। सोचिए,
बाइबल जो कि क्रिश्चियन धर्म की पवित्र पुस्तक है। हर ग्रंथ में एक पवित्र ग्रंथ, हर धर्म में एक ग्रंथ होता है। जैसे हिंदू धर्म के लिए हम बात करें तो रामचरितमानस, इस्लाम धर्म की बात करें तो हम कुरान, पंजाब या हिंदू मुस्लिम सिख धर्म की हम बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब, और यदि हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो बाइबल। ये 4 धर्म में, चारों धर्म जो हैं उनमें पवित्र पुस्तक रहती है, पवित्र ग्रंथ रहता है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो बाइबल है उसका भी हिंदी में अनुवाद किया, जबकि वो तो अंग्रेजी में ही रहता है हमेशा, ठीक है। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वसुदेव कुटुंबकम, सब कुछ संपूर्ण एक साथ, कोई भिन्नता नहीं, कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं, आत्मा से, कर्म से, वचन से, सब कुछ एक है। भारत एक है। भारत में भले ही कितने ही धर्म, जाति, धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक है, ठीक है। यहां पर इसलिए उनको भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना है। समझ आया ना बेटा, कि जब भी भारतीय संस्कृति और फादर कामिल बुल्के से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। और भी आप पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि वे अपना जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़कर यहां पर आकर बस गए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में कई बातें सुनी होंगी, कई बातें पढ़ी होंगी, और इतने प्रभावित हुए कि वहां से यहां आकर बस गए। विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति को दिल में बसा लिया, हृदय में बसा लिया। ये क्या कोई छोटी मोटी बात है, ये तो उदाहरण सदियों तक चली आएगी ये बात, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अभी तो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बात क्या की बेटा, भारतीय संस्कृति की। अब क्या बात कर रहे हैं कि उनका जो हिंदी प्रेम था वो किन किन बातों में, कौन से प्रसंगों में हमें पता चला कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से प्रेम करते हैं। हिंदी, हाँ, हिंदी है हमारी अनोखी, हाँ, भारत की शान है हिंदी, माथे की बिंदी है हिंदी, क्या करें हम उसका बखान, वो तो हमारी जान है हिंदी, है ना। तो यहां से देखिए फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। किस तरह से आए हैं बताते हैं अभी, कि जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्य संस्था से जुड़े थे। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, छायावादी कवि, हम पढ़ चुके हैं उनकी कविता, ठीक है, जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में, गोष्ठी समझते हैं, सेमिनार जिनको हम कहते हैं ना, सेमिनार्स, गोष्ठियों में सम्मिलित या शामिल होते हुए गंभीर बहस भी करते थे। कभी भी किसी भी सेमिनार में बहस करना गलत नहीं माना जाता, बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है। किसी भी सेमिनार या किसी भी गोष्ठी में जब आप अपने बातों को रखते हैं, अपने तर्कों को रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है बड़ी बड़ी गोष्ठियों में या सेमिनार्स में अपने आप के विचारों को रखना। सुनना है ये अच्छी बात है, लेकिन अपने विचारों को रखना, वो भी इतने बुद्धिजीवियों के सामने, ये अपने आप में एक उदाहरण होता है। तो वे हमेशा कई जो गोष्ठियां होती थी उसमें बहस करते थे, क्योंकि उनके पास था, यहां बहुत अच्छा शब्द भंडार था, बहुत अधिक ज्ञान था, ठीक है। ओके बेटा, वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। जो भी रचनाएं थी, जो भी चर्चाएं होती थी, उसमें अपना सुझाव भी रखते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते थे और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया, जिसका विषय था राम कथा, यस, राम कथा उत्पत्ति और विकास, ठीक है, रिसर्च किया, शोध किया। उन्होंने एक नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नीलपंछी के नाम से भी अनुवाद किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष अर्थात एचओडी भी रहे, ठीक है। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी तैयार किया। साथ ही साथ फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता भी थी और उनकी इच्छा थी कि काश मेरे जीते जी हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि प्राप्त हो जाए। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते थे तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य
तर्क, तर्क समझते हैं बच्चों, है ना, अपने जो भी विचारों को तर्क, वितर्क और अकाट्य तर्क हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके पास बहुत अच्छे विचार, उच्च विचार होंगे तब जाकर वो अकाट्य तर्क होंगे। तर्क दिया, किसी ने उसको कट कर दिया या काट दिया, या वहां से कोई वितर्क आया, या हमारी बात को किसी ने खारिज कर दिया, तो फिर वो अकाट्य नहीं होगा। जो भी उनके तर्क होते थे अकाट्य होते थे। कोई भी व्यक्ति उनके तर्कों को काट नहीं पाता था, इसलिए लिखा गया है अकाट्य तर्क। इतने अच्छे विचार होते थे कि सब सुनकर उस पर अमल करते ही थे, और उनकी बातों को हिंदी साहित्य में शामिल किया ही जाता था। समझ आया अकाट्य का तर्क वितर्क समझते हैं? तो जब भी उनके जो तर्क होते थे वे अकाट्य होते थे, कोई नहीं काट पाता था। ठीक है, ठीक है, वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी होते थे। यहां पर सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि हम जहां रहते हैं उसी की निंदा करते हैं, हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कौन सा न्याय है? अधिकतर बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा प्लीज लाइफ में उतार लीजिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा। मेरे बच्चों को मैं सही बात बताऊंगी, ठीक है, और सही बात बताने के लिए मुझे सही बच्चे चाहिए, जो कि आप लोग हैं। ठीक है, तो सुनिए कि जो भी हम कार्य करें या जहां भी हम हैं, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? हमसे, स्वयं से। ठीक है, तो अपने आप से बहुत स्नेह करिए, अपने आप का सम्मान कीजिए, और अपने आप का सम्मान करने के लिए हमारे अंदर वे गुण होना चाहिए जिनके आधार पर हम अपना सम्मान करें। हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का आदर करते हैं, किसी को हृदय से, दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं ना, क्योंकि उनका आचरण अच्छा है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं, उनके मतलब कोई पक्षपात नहीं करते हैं, वे निष्पक्ष रहते हैं। इतने महान, इतने बड़े, हर चीज में बहुत बड़े होने के बाद वे विनम्र हैं। इस कारण हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो अब हमें अच्छे या सम्मान की परिभाषा पता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हीं गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। यदि हमारे अंदर वे गुण हैं तो यस, हम में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आएगी ही, आत्मसम्मान की भावना आएगी ही। और आत्मसम्मान की भावना जहां आ गई तो समझिए हमें आत्मविश्वास भी आ ही जाएगा, और जहां आत्मविश्वास आ गया वहां आत्मनिर्भरता आ जाएगी। ठीक है, कैसे शुरू हुआ? पहले हमारे अंदर बहुत अच्छे गुणों का निर्माण करना होगा, धीरे धीरे होते हैं ये गुण। अभी आप छोटे से पौधे हैं, और एक बात बता दूं, एक छोटा सा पौधा, ठीक है, एक छोटा सा पौधा है, ऐसे ही मान लीजिए ये छोटा सा पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे को हम कहीं से भी उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं कि नहीं? किसी पौधे को प्लांटेशन करते हैं ना बेटा? यस। अब मान लीजिए इसके स्थान पर एक बड़ा सा कोई पेड़ है, क्या हम उसको उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं आसानी से और वो पनप जाएगा? यस और नो? नो। बहुत सही। क्या कहना चाहती हूं मैं कि ये जो जीवन काल है आपका, ठीक है, अभी आप छोटे से पौधे हैं बेटा, छोटे से पौधे हैं जिसमें इतने अच्छे गुणों का विकास हो सकता है कि आप दुनिया के लिए एक सर्वोपरि उदाहरण बन सकते हैं और बनेंगे। ये भरोसा है मुझे आप पर। तो आज अभी जो विद्यार्थी जीवन काल है, आपने वो दोहा सुना होगा ना, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पता है ना? काक चेष्टा वको ध्यानम, काक मीन्स कौआ, वकुल मीन्स बगुला, काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान मीन्स कुत्ते के समान क्या होनी चाहिए? निद्रा, कि कहीं से भी हम गुजरते हैं तुरंत वो जाग जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, परीक्षाएं बीत गई या कुछ भी हो गया और हमारी नींद ही नहीं खुली। कौवे के समान चेष्टा करने वाला, बगुले के समान ध्यान केंद्रण के साथ, श्वान अर्थात कुत्ते के समान बिल्कुल निद्रा होनी चाहिए, हमारी नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथा बचा। अल्पहारी, थोड़ा सा कम खाने वाले, ऐसा नहीं कि खा लिया खूब ठूस ठूस कर खा लिया और उसके बाद इतना आलस आया कि उठते ही नहीं, मन रहा नहीं जाना मम्मा स्कूल, इच्छा नहीं है, आलस से ने घेर लिया, कहां से इच्छा होगी स्कूल जाने की। ठीक है, तो काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथा बचा। अल्पहारी, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा
एक या आधी रोटी की भूख हमेशा रहनी चाहिए ताकि हम एक्टिव बने रहें। या नहीं कि हम भूखे रहें और हमें चक्कर आने लगे, मैडम ने कहा था कि कम खाना ऐसा नहीं कह रही हूं मैं आपसे, ये कह रही हूं कि थोड़ा सीमित, अधिक ना खाएं। जितना हम ठूस ठूस कर खा लेंगे ना उतना हमें आलस आने लगेगा, और आलस से आएगा तो हमसे कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यदि ये 5 लक्षण विद्यार्थी में आ गए तब तो समझिए उसको सफल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इट इज वेरी वेरी ट्रू। समझ में आया? तो अपने आप को एक छोटे से नन्हे वृक्ष के उस, इतना सुंदर पौधा है आप कि बस उसमें ये मानवता के गुण और 5 लक्षण अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, यदि आप भूल जाए तो फिर से सुन लीजिएगा। काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान निद्रा तथा वचा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है। तो अल्पाहारी तक समझाया मैंने। गृह त्यागी, घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं ना हम। ऐसा तो नहीं है कि घर में ही हम विद्यालय को लगवा लें। सभी माता पिता शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं। ठीक है। परिवेश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं? घर में ही कर लेना। नहीं, क्योंकि घर का माहौल और विद्यालय का माहौल एकदम अलग होता है। कौन से वे में? किस वे में? अनुशासन सीखता है बच्चा, घर में लाड़ प्यार अधिक रहता है और बहुत सारी बातें रहती हैं, इसलिए घर का माहौल और विद्यालय का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बच्चा टीचर की बात मानेगा। आप भी अपनी बात याद करिए, जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे और आपकी मम्मी कहती होंगी ऐसा लिख दूं, मैं लिख दूं, नहीं 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 मम्मा आप नहीं लिखेंगी, मैं खुद लिखूंगा या मैं खुद लिखूंगी। अरे बेटा इसको ये नहीं कहते, ये कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी टीचर ने बताया है, यही कहते हैं, आप गलत कह रही हो, मेरी टीचर ने बताया। मतलब हम कितना अनुसरण करते हैं ना अपने टीचर्स का, अपने शिक्षकों का। तो बेटा ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें बहुत अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करती हैं। तो उन बातों को हमेशा अपने मन में और अपने मस्तिष्क में बसा के रखिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से आप एक फलदार, छायादार वृक्ष बन जाएंगे और किस तरह से इस समाज में आप फादर कामिल बुल्के की तरह शीतलता फैलाएंगे। ये फिर देखिए आप मन को कितना सुकून, कितनी ठंडक और कितना आनंद मिलता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो हमें भी खुशी मिलती है। ठीक है। ये है यहां पर बात। ठीक है, समझ में आया? तो जब फादर कामिल बुल्के को कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए ही हिंदुस्तानियों के द्वारा ही हिंदी की ही उपेक्षा की जाती थी, हिंदी की ही निंदा की जाती थी, तब उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। जहां रह रहे हैं उसी की निंदा, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना, ये तो अन्याय है ना। मान लीजिए हम जहां रहते हैं, ठीक है, हमारी जो कर्म भूमि है, नतमस्तक होना चाहिए, दिल से आभार प्रकट करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए गॉड को, जिसे भी हम मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी हम मानते हैं, थैंक्स कहना चाहिए कि उसने इतना अच्छा हमें अवसर प्रदान किया। थैंक्स कहना चाहिए बार बार उसको कि उसने हमें इस लायक बनाया कि आज हम यहां खड़े हैं, मैं आपके सामने हूं और आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस लायक बनाया। तो ये जो सारी बातें हैं कि जो हमारे पास है वो बेस्ट है, हमारे लिए वही बेस्ट है, इसलिए उसने हमें वो दिया, तो उसकी वैल्यू करना हमारा कर्तव्य है। समझ आया? हम जैसे भी हैं बेस्ट हैं, जैसे भी हैं यूनिक हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अनोखे लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, बशर्ते कि हम उनको निखारते जाएं, उनको बाहर तो लाएं, एक्सप्रेस तो करें। दबे भी रह जाते हैं, छुपे भी रहते हैं। तो कभी भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने विद्यालय को, अपने परिवेश को, अपने समाज को या अपने देश को किसी के सामने निम्न दिखाने की सोचना भी नहीं है हमें, और मुंह बंद कर देना है उनका जो इस तरह की बातें करें, जो हमारे परिवार के बारे में, जो हमारे विद्यालय के बारे में, जो हमारे समाज के बारे में, जो हमारे राष्ट्र के बारे में यदि नेगेटिव बातें करें ना तो उनका वहीं पर मुंह बंद कर देंगे हम। तो मजाल है किसी की कि हमारे सामने कोई इतनी सी भी बात कर दे। दिल से सम्मान होना चाहिए बेटा, हमारी कर्म भूमि ही सब कुछ होती है।
जहां हम जन्मे जन्मभूमि, जहां हम कर्म कर रहे हैं वो कर्मभूमि, जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रार्थना है, कर्म ही पूजा है। ठीक है, तो किसी भी तरह से यदि हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसको नमन करना है, थैंक्स कहना है भगवान से कि बहुत अच्छा किया आपने। समझ आया? तो जब हिंदी द्वारा, वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर बहुत दुखी होते थे कि कैसे लोग क्यों ऐसा करते हैं। और एक बात बता दूं, जो जहां रहता है वो वहीं की निंदा करता है ना बेटा, तो जो सामने वाला व्यक्ति रहते हैं वो सोचते हैं कि हम इनसे निंदा कर दें, उनसे निंदा कर दें, लेकिन सामने वाले जो समझदार व्यक्ति रहते हैं, जो बुद्धिजीवी रहते हैं, वो सुनते तो रहते हैं लेकिन वहीं ना कहीं वो जज भी कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। जो अपना स्वयं का नहीं हो सका, जो अपनी संस्था का नहीं हो सका, वो भला किसका होगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अच्छे ही अच्छे विचारों को उत्पन्न होना है, अपने मन में जगह देनी है और हमेशा अच्छे से जीवन बिताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कैसा लगता है आपको कि फादर का जीवन, फादर का जो छवि थी, मान लीजिए फादर कामिल बुल्के नाम लिया, आप क्या सोच रहे हैं कि कैसी छवि है फादर कामिल बुल्के की? फादर, यस, सफेद चोगे में ढका हुआ, चोगा समझते हैं, पूरा बिल्कुल गाउन जैसा पहने रहते हैं, भूरी दाढ़ी, नीली नीली आंखें, जो बिल्कुल स्नेह और ममता से लबालब भरी हुई। देखिए, फादर बुल्के एक निष्काम कर्म योगी थे। उनको कोई निष्काम यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि उनके मन में कोई कामना नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं था। ठीक है, वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अब यह चुंबक शब्द आया है तो कुछ याद आया आपको? मैग्नेट, मैग्नेट ब्रेन्स, यस, चुंबकीय मस्तिष्क, मैग्नेट ब्रेन्स, ये भी एक इसी तरह से आकर्षित करने वाला चैनल है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो उनका व्यक्तित्व था वो कैसा था? चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। जो भी उनसे बातचीत कर लेता था ना, वो उनको कभी भूलता नहीं था। हमेशा उसके मन में उनके प्रति एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण आ जाता था, कभी भी उनको भूल नहीं पाता था। जो कर्म करते, मतलब कोई भी आता जाता रहता था तो उसके प्रति उनको देखते ही कर्म की भावना जागृत हो जाती थी। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता और अपनत्व की भावना थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है बेटा, समझ आया कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही साथ जो आत्मा से कार्य होता है ना, जो हृदय से कार्य करते हैं, उसमें कुछ कमी नजर ही नहीं आती, क्योंकि हम संपूर्ण समर्पण के साथ कोई कार्य करते हैं। इसका अनोखा उदाहरण है फादर कामिल बुल्के। आया समझ में? ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पीएचडी भी की उन्होंने। ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहीजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्या हम लोगों की क्या मतलब, हम समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, सब की अपनी अपनी अलग अलग आदतें रहती हैं, सब उसी में रम जाते हैं। कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचता है, और कोई अपने अलावा बहुत कुछ दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो ठीक उसी तरह से फादर कामिल बुल्के जो थे, अपने स्नेहीजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। ठीक है, वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। एक और मैं बात बताने वाली हूं यहां पर आपको। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था, प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। सब उनका श्रद्धा से आदर करते थे, उनकी श्रद्धा करते थे, उनकी बात मानते थे और दिल से सम्मान करते थे। क्यों? जैसा आपको समझ में आया अब तक कि उनमें इतने अच्छे गुण थे कि मतलब पाठ पढ़ते हुए और आपको
समझाते हुए मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आप यदि सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं जब भी कोई इस तरह से पाठ, आपको हर एक पाठ जो हमारे सिलेबस में खास तौर से इस तरह के, कि मैं समझती हूं कि धन्य है प्रभु ऊपर वाले, जो जिसको हम मानते हैं कि इतना बड़ा अवसर दिया। ठीक है, यहां पर और जिसको भी कोई भी दुख या सुख की बात लेकर आता था तो उसके बिल्कुल पीठ पर हाथ फेरते हुए उसको सांत्वना देते थे, उसको ढांढस बंधाते थे, उसको दिलासा देते थे, और लोग उनकी बातों का ध्यान से अनुसरण करते थे, मानते थे, और ऐसा लगता था कि बस अब उनके पास जब हम आ गए हैं तो अब तो सारे दुखों का निवारण हो ही जाएगा, क्योंकि उनके वचन इतने मीठे होते थे कि शहद से भी कई गुना मीठे, है ना। ठीक है, वे अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही सभी की श्रद्धा के पात्र भी थे। जिस तरह का व्यक्तित्व, कहते हैं ना, हमारा व्यक्तित्व ही हमारा आचरण ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। जिस तरह का हम आचरण या व्यवहार करते हैं, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। जो व्यक्ति तो यहाँ है, लेकिन हमारे जो बातें हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, जो हमारे कर्म है, वो तो हर जगह व्याप्त है ना। जहां भी हम जाते हैं या जहां भी लोग हमें जानते हैं तो हम वहां होते हैं जब हमारी बातें नहीं होती हैं, जब हम नहीं है तब भी हमारी बातें होती हैं। तो हम जैसे होते हैं वैसी हमारी बातें चल रही होती हैं, अर्थात वो नेतृत्व करती हैं। हमारा गुण, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारी लीडरशिप वहां पर करते हैं कि वो व्यक्ति कोई कैसा है। ठीक है, तो अपने आप को हमें इतना अच्छा बनाना है कि हमारा जो जब भी कोई हमारी पीठ पीछे बात करे तो उसके मन में एक श्रद्धा अर्थात एक सम्मान की भावना उत्पन्न हो हमारे प्रति। बस मैं ये चाहती हूं। किताबी ज्ञान बहुत अनिवार्य है, लेकिन उससे अधिक व्यवहारिक ज्ञान भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। समझ में आया? तो व्यवहारिक ज्ञान अर्थात जीवन, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे जुड़ी हुई बातें भी हमें सीखना है, समझना है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा कि फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। ऐसी चमक थे जिनको देखते ही व्यक्तियों को अपने कर्म की याद आ जाती थी। ऐसा क्या था उनमें जो व्यक्ति उनके पास आते ही अपने दुख को भूल जाता था? ऐसा क्या था उनमें जो व्यक्ति उनके पास जाकर बिल्कुल शीतलता का अनुभव करता था? क्या था उनमें? देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक पोयम पढ़ी थी ना हमने, उत्साह अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, असीमित, जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड। तो इसी प्रकार जो फादर थे, उनके मन में मानव के प्रति या हर एक जीव के प्रति करुणा की, दया की असीमित भावना थी। उनके मन में बस लोगों को अच्छा कुछ करने की ही भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। जिसको भी वो जानते थे या नहीं भी जानते थे, तो उनके मन में ममता तो माँ, जो हमारा मतलब भगवान होती है, माँ, ममता माँ के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ममता शब्द जोड़ा फादर कामिल बुल्के के साथ। सोचिए आप कि उनके मन में असीमित ममता भी थी, वात्सल्य की भावना थी। ये एक माँ से तुलना कर देना तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, लेकिन यहाँ पर जो फादर कामिल बुल्के थे, उनके मन में ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। बस हमेशा सबके लिए अच्छा और बहुत अच्छा ही सोचते थे। कभी उनके मन में क्या नहीं आया? ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, घृणा, बदले की भावना, इस तरह के उनके मन मस्तिष्क में भाव ही नहीं थे। ठीक है, इसलिए फिर उनकी बातें वहां तक डायरेक्ट पहुंचती भी थी, परमात्मा तक, और जिसके लिए वे प्रार्थना करते थे उसको वो पूरी भी होती थी। ठीक है,
उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। जस्ट नाउ आई टोल्ड ना कि वात्सल्य और ममता जो मां के लिए शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो फादर के लिए यहां पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात भला और क्या होगी। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे, ढांढस बंधाते थे, दिलासा देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। जब भी कोई दुखी होकर उनके पास आता था तो वे स्वयं भी उसमें दुखी हो जाते थे। अंग्रेजी के शब्द सुने हैं ना आपने, सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना। सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी समानुभूति। सहानुभूति मीन्स हाँ, जैसे हमारे पास कोई आया, हाँ भाई दुखी, हम बड़ा खेद प्रकट करते हैं कि सॉरी आपके साथ ये हो रहा है। समानुभूति मतलब हम उसी के जैसे अपने मन में भावनाएं उत्पन्न कर लें। तो फादर कामिल बुल्के के पास जब भी कोई अपने दुखों को लेकर आता था या अपनी परेशानियों के साथ आता था तो फादर कामिल बुल्के पहले तो उसकी बात को ध्यान से सुनते थे और उसके साथ उसकी बातों का समाधान इतने अच्छे से करते थे कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा लगता था कि उसके सिर से सारा बोझ उतर गया हो और वो एक ठंडी सी सांस लेकर वहां से उनका धन्यवाद देकर चला जाता था। ये कैसे होता था? क्योंकि उनमें वो गुण थे बेटा, ठीक है। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उन्हें सांत्वना देते थे। लोगों का कष्ट उनसे कभी नहीं देखा जाता था। कोई भी दुखी होकर आता था तो वो उनको सुनते थे, समझाते थे और उनका मतलब ऐसे करते थे कि काश हे प्रभु इनका दुख को हर लो। ठीक है, समझ आया? अगला प्रश्न, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? प्रीवियस वीडियो याद कीजिए और ऐसे कौन से पाठ या कविता पढ़ी जिसमें परंपरागत जो इमेज थी, जो छवि थी, उससे कवि ने या लेखक ने कुछ अलग छवि प्रस्तुत की थी। बताइए बताइए। एक कविता थी कवि देव जी द्वारा रचित पायनी नूपुर। उसमें वसंत ऋतु को छोटे से बालक के रूप में बताया था, हमेशा राजा के रूप में बताया जाता है। अभी अभी हमने गद्य खंड में एक चैप्टर पढ़ा, बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषा से एकदम अलग थे। बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषा हम अब तक क्या जानते आए थे? मतलब गेरुआ वस्त्र धारण किए, कमंडल हाथ में रख के, रुद्राक्ष पहन के, अलख निरंजन, ले आओ बेटी ये करो वो करो, है ना। एक साधु की इस तरह की हमारे अंदर एक छवि आती थी। लेकिन जब हमने बाल गोविंद भगत पढ़ा तो हमारी एकदम विचारधारा ही परिवर्तित हो गई कि अच्छा, साधु मतलब हृदय से साधु, हृदय से एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर छल कपट द्वेष ईर्ष्या नफरत ऐसे भावों को ना रखे, जो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो, वो साधु। सन्यासी, अब यहां पर प्रश्न आया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा को किस तरह से अलग है, मतलब जो परंपरागत छवि चली आई कि सन्यासी मतलब हम क्या समझते हैं? सन्यासी मतलब जो अपना घर बार छोड़कर जंगल में एकांत में चले गए हो कहीं, जिन्हें परिवार से कोई मोह माया नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं बस लिए कमंडल हाथ में, जहां बिल्कुल नहीं ना पक्षी चहचहाए ना हवा फड़क रही हो, ठीक है, वहां जाकर एकांत में हम निवास कर रहे हैं क्योंकि हम सन्यासी हैं। हम ये अभी तक सुनते आए हैं कि सन्यासी मतलब सब कुछ त्याग कर चले जाने वाला, एकांत में निवास करने वाला। लेकिन अब यहां फादर कामिल बुल्के को भी लेखक ने सन्यासी कहा है। तो क्या लेखक ने फादर कामिल बुल्के को सन्यासी इस आधार पर कहा? क्या वे जंगल में जाकर रहने लगे थे? क्या वे किसी से रिश्ता नाता नहीं रखते थे? क्या उनका जो परिवार था उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया था? या उनके मन में कोई मोह नहीं था रिश्ते नातों को लेकर? बताइए। था? अच्छा, क्या बात है, बहुत सही। तो यहां पर सन्यास किससे लिया था उन्होंने? दुर्भावना से, अवगुणों से, है ना। आइए देखिए लेखक क्या कहते हैं। प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के लिए परिपाटी का निर्वहन ना कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उससे कभी नहीं तोड़ते थे, जबकि सन्यासी किसी से रिश्ता नहीं बनाते। अब तक हमने सुना था कि उनके मन में अपने परिवार के प्रति भी कोई मोह नहीं होता, तो दूसरे से रिश्ता बनाने की तो बात ही नहीं।
लेकिन फादर कामिल बुल्के का क्या देखा हमने कि जिससे भी वे रिश्ता बना लेते थे उससे कभी तोड़ते नहीं थे, असीमित ममता, दुलार, वात्सल्य उस पर लुटाते थे। ठीक है, सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति का काम था उनका। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। आया समझ में कि जहां हम सोचते थे दूर कहीं रहकर सन्यास जो अपने बिल्कुल निर्जन स्थान पर चला जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सन्यासी अब तक हम सुनते आए थे, लेकिन यहां पर वो सबके साथ भी रहते थे और साथ ही साथ जिससे भी रिश्ता बना लेते थे उसको कभी नहीं तोड़ते थे। अपनत्व की भावना उनके मन में इतनी थी कि हर एक के सुख दुख में शामिल होकर उन्हें अच्छा लगता था। लोगों को खुशी देना और उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर वो अति प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए तो लेखक ने उनको देवदार की शीतल ठंडी छाया के समान कहा है। समझ आया? अब देखिए प्रश्न आया है, आशय स्पष्ट कीजिए अर्थात अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप बताएंगे। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही समझते हैं? इंक। ठीक है, तो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, ये कब कहा और क्यों कहा? ऐसा याद कीजिए प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था कि कब ऐसा कहा गया था कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। याद है बच्चों? आप ही से पूछ रही हूं, बताइए, याद है? यस, जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई। फादर कामिल बुल्के ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग आंसू बहाएंगे या कोई बहाएगा भी नहीं। लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई तो लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था। अनगिनत लोगों की आंखों से आंसू बहे थे। इतना अधिक स्नेह, इतना अधिक प्यार, ममता, वात्सल्य वे सबके हृदय में छोड़ गए थे कि लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि फादर कामिल बुल्के अब उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। आइए ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है, क्योंकि इतने अधिक लोग जिन्होंने भी सुना कि फादर बुल्के नहीं रहे, उनकी आंखों से आंसू तो बहे। ठीक उन्होंने यही कहा है कि कितनों के नाम लिखूं, मतलब मैं कितनों के नाम लिखूं, अनगिनत, कब तक लिखता जाऊं, समाप्ति नहीं होगा नाम। इतने अधिक लोगों उनकी मृत्यु के बाद दुखी हुए। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। कैसे बताइए? कोई इतना चहीता, कोई इतना अधिक आदरणीय, कोई इतना अधिक पूजनीय कैसे बन सकता है बेटा? बन सकता है बशर्ते कि उसके मन में सच्ची भावना हो, सच्चा प्रेम हो, सच्चा वात्सल्य हो, सबके दुख और सुख में शामिल होने की जो भावना है वो हो, परोपकार की भावना हो, दया की भावना हो, करुणा की भावना हो। यदि ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसे थे कि आज भी हम उनको याद करके ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी की बात हो, तो उतना यदि हम महान नहीं बन सकते, पहली बात तो कुछ असंभव है नहीं, यदि हम ठान लें तो सब कुछ संभव है, कम से कम हम कुछ उनके पद चिन्हों पर तो चल सकते हैं। चलेंगे ना बच्चों? मैं बहुत उम्मीद और आशा रखती हूं आप लोगों से, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी का है आशय स्पष्ट हमें करना है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जब भी हम फादर को याद करते हैं या फादर की बातें ऐसी लगती थी जैसे किसी उदास शांत संगीत को सुनना हो। किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं आप लोग? कौन कौन से गीत, कौन कौन से सिंगर्स, गायक या गायिकाएं आपको पसंद है? जरूर लिखिएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या देख रहे होंगे तो बिल्कुल लिखिएगा कि किस तरह के लेखक या आपको किस तरह की बातें पसंद हैं, किस तरह से आप
कौन से गीत संगीत को आप अच्छा मानते हैं और क्यों, रीजन भी दीजिएगा, है ना। कि किसी को बिल्कुल एकदम डीजे डम डमाडम भयंकर वाला म्यूजिक पसंद होता है, किसी को बिल्कुल लाइट और स्लो म्यूजिक पसंद होता है। तो फादर ने क्यों कहा है कि उनको याद करना शांत संगीत को सुनने जैसा था, क्योंकि वो क्या कैसे थे, आइए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय होती है जब वे हमारे बीच नहीं रहे। उनको याद करना ऐसा लगता है कि एक उदास शांत संगीत को हम सुन रहे हों। ठीक है। प्रश्न है 8वां, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, बताइए। फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा भाई, वो तो जापान में रहते थे। और एक और बात, वे अच्छे खासे यंग थे, बिल्कुल युवा थे, इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष की अंतिम वर्ष की पढ़ाई भी कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको भारत आने की इच्छा हुई, और ना केवल भारत घूमकर चले जाना बल्कि यहीं पर आकर बस गए और अपने जीवन के 47 ईयर्स 47 वर्ष उन्होंने यहीं दिए। साथ ही साथ उनका अंतिम पल, अंतिम समय भी भारत में ही गुजरा। कैसे 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 हुआ होगा बताइए आप, क्यों ऐसा उन्होंने किया। देखिए, हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। आपने ये तो सुना होगा ना कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, साथ ही साथ भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बेटा, हम जिस भारत देश में रहते हैं ना, गर्व की बात है, कॉलर ऊंची कहा करके, बिल्कुल करके कहा करिए कि यस, मैं एक भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारत में जन्मा हूं, मुझे गर्व है मेरी मातृभूमि पर, भारत भूमि पर, क्योंकि इसका इतिहास उठाकर कोई भी देख लेगा तो हमारा सिर एकदम गर्व से ऊंचा हो जाएगा, हमें कभी सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो भारत है, ये जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, भारत माता की उपाधि यूं ही नहीं मिल गई। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आपने सुने हैं ना, भारत है तो पुल्लिंग शब्द, लेकिन जोड़ा गया भारत के साथ माता। कभी आपने सोचा कि भारत, यदि हम शब्द देखें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में देखा जाए, जैसे भारत है और भी नाम आप लेंगे, तो क्या आप भारत शब्द को स्त्रीलिंग में रखेंगे? नहीं ना। फिर भी भारत के साथ माता जोड़ा गया और भारत माता बन जाती है। तो ये जो इसका इतिहास है इतना गौरवपूर्ण है कि जब कभी भी हम एक बार सोच तो लें कि हम किस देश में निवास करते हैं, चाहे हम प्राचीन काल की बात करें या और युगों युगों पहले की बात करें, तो यहाँ का इतिहास कोई आम इतिहास नहीं है। ये संपूर्ण विश्व में भारत हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, और आप जो आगे आने वाले जनता है, आगे आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं, वो और अधिक भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसी हम सबकी आशा है, ऐसी हम सबकी कामना भी है। तो यहां पर यही बताया है कि भारत आने के पीछे ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण फादर कामिल बुल्के अपने आप को रोक नहीं पाए। देखिए, संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता क्या है, सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं, सबको अपने अपने धर्म, अपने अपनी जाति, सब में आराम से आजाद रहने की फंडामेंटल राइट्स भी है ना, मौलिक अधिकार है ना हमारे, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, धार्मिक अधिकार। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हम मतलब अलग अलग वेशभूषा में रहते हुए, अलग अलग धर्मों का पालन करते हुए भी एक हैं, एक साथ हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक है। जीवन दर्शन, यहाँ के जो भी विद्वान रहे हैं, वो ना केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी उनका नाम आज भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। जब विवेकानंद जी का वो आपने पढ़ा होगा ना शायद, कि एक बार जब वो शिकागो गए थे और उन्होंने कहा, सबको लगा कि एक इतना पढ़ा लिखा युवा, दिखने में भी हैंडसम थे विवेकानंद, और सिर्फ 39 ईयर की एज में अपने जीवन को छोड़कर चले गए थे यहाँ से, पृथ्वी से। तो जब वो शिकागो गए थे तो उनको लगा कि इतना अच्छा युवा ऐसी अंग्रेजी बोलेगा एकदम फर्राटेदार, और उन्होंने क्या कहा, नमस्कार भाइयों बहनों। ये जो शब्द हैं उनके आज भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं। कभी भी आप देखिएगा, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कि उनकी इस बात को
कितना सराहा गया था कि वो भले ही कहीं गए हों, भारत को मतलब भारत से कहीं भी गए हों विदेश में, अक्सर क्या करते हैं लोग कहीं भी जाकर अंग्रेजी या अदर भाषा में सोचते हैं कि लोगों को समझ में आए, लेकिन हम अपनी सभ्यता क्यों छोड़ें, हम जो है वही रहेंगे। तो विवेकानंद जी ने वही परिचय दिया और कहा कि नमस्कार भाइयों बहनों। ये उनका जो कथन था आज भी लिखा जाता है और हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। सब लोगों ने भारत की, यहाँ की संस्कृति की इतनी प्रशंसा की थी कि हम आपको क्या बताएं, आप स्वयं देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से जब फादर कामिल बुल्के ने सुना होगा यहाँ की संस्कृति, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग, युगों युगों की बात देख लीजिए आप। त्रेता युग में देखें, श्री राम की कथा आपको याद होगी, किस तरह से अपने वचन को निभाने के लिए वनवास गए थे। द्वापर युग की बात करें यदि हम, तो श्री कृष्ण आते हैं यहाँ पर, किस तरह से गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, फिर हम करें बात सतयुग की, राजा हरिश्चंद्र की, तो किस तरह से उन्होंने सत्य की खातिर, अपने वचन निभाने की खातिर अपने पुत्र को ही बलि दे दिया था। बात करें हम और भी बहुत सारे राजाओं की इतिहास की, यदि हम छोड़ दें उस धर्म को, या हम ये नहीं कि भगवान को किसने देखा, ओके, हम बात करें बिल्कुल वास्तविक रूप में सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की, या हम बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की, अभी की बात है ना, 1947 में हमें फ्रीडम मिली ना, उससे पहले कितने ही क्रांतिकारी, कितने ही भारतवासी स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को वहां पर मतलब स्वयं को पीछे नहीं हटाया उन्होंने, और हमारी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए स्वयं बलि चढ़ गए। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक उन्होंने नहीं छोड़ा, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, और अपने आप को अच्छे से उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। और आज हम सब आजाद हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, और एक दूसरे के विचारों को आजाद पूर्वक सुन भी सकते हैं। तो इसी बारे में उन्होंने सुना होगा, ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। आया समझ में कि भारत बेटा, हम अपने आप की वैल्यू करेंगे तब दूसरा हमारा कोई अपनी वैल्यू करेगा। घर का सम्मान घर से शुरू होता है, आत्मसम्मान हम स्वयं से शुरू होता है। तो अपना खुद का भी सम्मान कीजिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने विद्यालय, अपनी समाज और अपने राष्ट्र का। बिल्कुल किसी के सामने निंदा सुनने मतलब सुनना ही नहीं है, फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि आपके सामने आपकी, आपके परिवार की, आपके विद्यालय की, आपके समाज की और आपके राष्ट्र की कोई निंदा कर सके। समझ आया? आशा करती हूं आपको आ रहा होगा समझ में। नहीं आएगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? बात आ गई ना भारत भूमि, जन्मभूमि की, कि यदि आपसे मैं कहूं कि बेटा भारत भूमि पर 10 पंक्तियां लिखिए, या फिर बिल्कुल हृदय से, ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा और हमने उसकी कॉपी कर ली, दिल से लिखिए कि यदि आपको टास्क, ये कार्य दिया जाए कि भारत भूमि पर 10 पंक्तियां लिखिए, बिल्कुल अपनी पंक्तियां लिखिए, कि आप क्या सोचते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? बताइए। दिल से लिखना है, बिल्कुल जज्बातों के साथ, आत्मीयता के साथ, किसी की कॉपी नहीं करना है, किसी गीत को नहीं उठाना है, कोई प्लेज या प्रतिज्ञा से पंक्तियां नहीं लेनी है, अपने मन से लिखनी है। लिख देंगे ना? लिखेंगे ना? यस। आप कहिए कि मैडम 10 क्या, हम 1000 पंक्तियां लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इतिहास तो अनंत है। 10 पंक्तियों में हम कैसे सीमित करेंगे? देखिए लेखक ने क्या कहा। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। ठीक है, फादर बुल्के के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती ही हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। अतुलनीय भारत सुना होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। प्राउड टू बी इंडियन। यस ऑफ कोर्स, हमें गर्व है कि हम भारत के वासी हैं। हम चाहे जहां भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। हम ऐसा कहीं भी चले जाएं, आप पढ़ेंगे, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, देश विदेश में जाएंगे कार्य करने, लेकिन भारत का जो गौरव है, जो इतिहास है, जो परचम है, उसको हमेशा ऊंचा उठा के रखना है बेटा। इसका सम्मान कभी झुकने ना पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम जब कहीं भी कहीं जाते हैं ना, भारत से दूर जब हम जाते हैं,
हैं तो लोग हमें अपने नाम से नहीं जानते हैं कि आपका नाम राहुल है, रोहित है, गौरव है या जिशान है, ठीक है, या जो भी है। आपको कैसे जाना जाता है दूसरे देशों में? आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, तो आपकी पहचान एक भारतीय से है। और जब भारत की पहचान हमारी वहां है तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, आशा करती हूं कि हम एक ऐसा परचम लहराएंगे कि लोग हमसे कहें कि क्या भाई, भारत तो गजब है, नमन है भारत भूमि को जहां ऐसे सपूत पैदा हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा और हमेशा इन बातों का अनुसरण करते रहिएगा। जैसा मैंने अभी बताया कि छोटे से पौधे हैं, अभी आप वृक्ष बनने में समय है, तो अपने आप को इतने अच्छे से गढ़ते रहिए कि एक छायादार फलदार वृक्ष बनकर आप इस समाज में आए और लोग आपको आदर से सम्मान दें, आपके मुंह पर नहीं, आपकी पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा करें। क्लियर है? ओके, सो आशा करती हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और साथ ही साथ इसमें जो नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज दी गई हैं फादर कामिल बुल्के के माध्यम से, वो भी आपने सुनी होंगी और उनको आत्मसात भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा हाँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको आराम से सर्च करने के लिए एक और मैं ट्रिक बता देती हूं कि किस तरह से आपको ट्रिक सर्च करना है। आप स्क्रॉल कर थक जाते होंगे ना, तो बेटा गूगल पर या क्रोम पर आप जाएंगे, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे, आपके सामने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम या एनटीएससी या ओलंपियाड इस तरह से आएंगी, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए, यदि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए, यदि आप एनटीएससी या ओलंपियाड प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। मान लीजिए आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर कुछ जानकारी चाहते हैं या हिंदी मीडियम में अपने ही कोर्स, हाँ 10th क्लास के कोर्स को जानना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन सीबीएसई हिंदी मीडियम। जैसे ही आपने सीबीएसई हिंदी मीडियम पर क्लिक किया, आपके सामने आपके टीचर्स उपस्थित हो जाएंगे और वो भी आपके सभी विषयों के साथ। मान लीजिए आप भौतिक विज्ञान या जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं, उनको आप क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी से संबंधित जानकारी पाएंगे, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से संबंधित जानकारी भी पाएंगे, गणित या मैथ से संबंधित जानकारी, अंग्रेजी इंग्लिश से संबंधित जानकारी, या फिर हिंदी तो हिंदी है, हिंदी में कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी में हम हिंदी कहेंगे, अंग्रेजी में हम हिंदी को कुछ और कहेंगे। हिंदी हमेशा हिंदी है क्योंकि वो माथे की बिंदी है। ठीक है, यदि हम चाहें सोशल साइंस की तरफ तो यहां पर क्लिक करेंगे। अब हिंदी ही करेंगे ना, हिंदी ही करेंगे, तो जब हम हिंदी पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने हिंदी पर क्लिक किया, टन आपके सामने आपकी मैडम उपस्थित हो जाएंगी और साथ ही साथ ना केवल मैडम आएंगी बल्कि आपको हिंदी से रिलेटेड क्या चाहिए वो भी यहां पर नजर आएगा। तो मान लीजिए अब सबसे पहले हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है? हाँ, बहुत सही, सिलेबस आप जानना चाहते हैं। तो सिलेबस से रिलेटेड यदि आपको कुछ जानना है तो पाठ्यक्रम मींस सिलेबस। हाँ बेटा, आई नो, आप जानते हैं। तो पाठ्यक्रम पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर और बड़ी सी पिक्चर आपकी मैडम की आ गई। आप मैडम की पिक्चर ना देखेंगे, आई नो कि हमारी सबसे पहले दृष्टि चित्रों पर जाती है, फिर हम पढ़ते हैं। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर देखें या पत्रिकाएं देखें या वीडियोस देखें, सबसे पहले हम फोटो देखते हैं कि कौन है भाई, हाँ हमारी मैडम है, आ गई आपकी मैडम सामने। मैडम के आते ही साथ आपकी बुक्स भी आ गई हैं। कोर्स ए क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी स्पर्श और संचयन। ठीक है, यहां पर कोर्स ए में 2 बुक्स हैं, कोर्स बी में भी 2 बुक्स हैं। अब आपको ये जो वीडियो है उसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका साल भर का सिलेबस बहुत अच्छे से बताया गया है। हर एक चैप्टर के नाम के साथ उसका डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि आखिर आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। समझ आया? तो इस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि मुझे पता है कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, आप अपनी कॉलर ऊंची कर पाएंगे अपनी क्लास में। साथ ही साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये भी करिएगा कि चलो मैं बताता हूं कहां यहां लगे हो, आओ मैग्नेट ब्रेन्स पर चलते हैं, वहां देखते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही ये होगा और आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को जान पाएंगे। तो बेटा मैं आपसे यही कहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हमेशा क्या करते रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6th to 12th स्कूल की शिक्षा एकदम फ्री। यस, 100% फ्री।
अब आप कहेंगे कि सच में अभी के लिए होगी मैडम, आप फिर हमसे कहेंगे कि बेटा थोड़ा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। कभी नहीं, नेवर एवर, नो नो नो, कभी आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाएगी, ना आज कर रहे हैं ना कभी भविष्य में की जाएगी। हमेशा फ्री एजुकेशन पाएंगे आप मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतर से बेहतरीन नागरिक बनाएगा। आप इसका जजमेंट स्वयं करेंगे और आप कर रहे हैं क्योंकि आप यहां हैं। आपका यहां होना ही ये प्रूफ करता है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है। ठीक है, तो बेटा अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।